हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इरिगेशन का टॉपिक चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने इसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद हम चैप्टर 2 है जो वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों की जल मांग। तो इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फसलों के मौसम, क्रॉप सीजन। उत्तरी भारत में फसलों की दृष्टि से दो मौसम मुख्य हैं, एक खरीफ, दूसरी रबी। नंबर 1, खरीफ की फसलें। खरीफ का मौसम मानसून आने के साथ ही शुरू हो जाता है। उत्तर भारत में इसको सवानी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इस फसल की बुआई श्रावण मास के आसपास की जाती है। मतलब कि है उत्तर प्रदेश में जो है इस फसल को सवानी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बुआई है वो श्रावण मास में की जाती है, सावन में। इस आगे देखेंगे, इस फसल के लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय 183 दिन लिया जाता है। खरीफ की फसल को गर्मी की फसल, समर क्रॉप भी कहते हैं। तो एक ये भी पॉइंट है, जो खरीफ की फसल है उसको गर्मी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ की मुख्य फसलें मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन इत्यादि हैं। ये जो खरीफ की फसलें हैं, मुख्यतः जो खरीफ की फसलें हैं वो यहाँ पर जैसे हो गए मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन इत्यादि हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, रबी की फसलें। ऐसा कि जैसे कि हमने ऊपर देख लिया जो खरीफ की फसलें थी, अब रबी की फसलें देखेंगे। यह मौसम मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर शुरू माना जाता है। उत्तर भारत में इसको हांडी की फसल कहा जाता है, क्योंकि इसकी कटाई आषाढ़ मास तक पूर्ण होती है। जो उत्तर भारत में है इसको हांडी की फसल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कटाई है वो आषाढ़ मास तक पूर्ण होती है। इस फसल का समय अक्टूबर से मार्च तक 182 दिन लिया जाता है। इस फसल का भी जो टाइम पीरियड है वो भी 182 दिन का है, अक्टूबर से मार्च तक लिया जाता है। रबी की फसल को सर्दी की फसल, विंटर क्रॉप भी कहते हैं। जैसा कि देखें, खरीफ की फसल को समर क्रॉप कहते हैं और जो रबी की फसल होती है उसको सर्दी की फसल या विंटर क्रॉप भी कहते हैं। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, प्याज, तंबाकू, राई, अलसी इत्यादि हैं। जो रबी की मुख्य फसलें हैं उनको फिर देखेंगे, गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, प्याज, तंबाकू, राई, अलसी इत्यादि हैं। अब जो दीर्घकालीन फसलें, कुछ फसलें जो होती हैं उनको दीर्घकालीन फसलें कहते हैं, जो लॉन्ग टाइम लेती हैं। जो फसलें पकने में साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं। जो फसलें जो हैं, जैसे इन साधारण फसलों को 182 दिन का पीरियड है, जो फसलें हैं उनसे ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो जो फसलें पकने में साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं उसे दीर्घकालीन फसलें कहते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं देखेंगे, कपास 8 मासी फसल। जो कपास होती है वो 8 माह की फसल होती है। इसका जो पीरियड है जून से फरवरी तक लिया जाता है। गन्ना, शुगर कैन 12 मासी फसल कहलाती है, फरवरी से अगले वर्ष के मार्च तक। जो गन्ना होता है वो 12 मार्च मतलब पूरा 1 साल ले लेता है। इसको फरवरी से अगले वर्ष के मार्च तक काउंट किया जाता है। अब आ गई सब्जियां। सब्जियां प्रायः सभी ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक, भारत के दूसरे भागों में मौसम के अनुसार 3 फसलें बोई जाती हैं। वर्षा ऋतु की फसलें, सर्दी की फसलें, गर्मी की फसलें, मानसून क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स। जो भारत में है वो 3 प्रकार का चलता है मानसून, और 3 प्रकार से फसलें भी बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। जैसे मानसून क्रॉप हो गया वर्षा ऋतु की फसलें, विंटर क्रॉप्स हो गया सर्दी की फसलें, समर क्रॉप्स हो गया गर्मी की फसलें। इसके बाद है जल, मृदा का जल, सॉइल वाटर। नम मृदा में उपस्थित जल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो वाटर उपस्थित होता है तो उसको निम्न बताया गया है कि निम्न भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है गुरुत्व जल, ग्रेविटेशनल वाटर, केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर,
आर्द्रता ग्राही जल, हाइड्रोट्रोपिक वाटर। देखेंगे ये इधर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये जो ऊपर सबसे होता है वो होता है गुरुत्व जल, फिर जो उसके नीचे होता है केशिका जल होता है, और जो सबसे नीचे होता है आर्द्रता ग्राही जल होता है। तो जो मृदा होती है उसमें जो जल उपस्थित होता है तो इसी सीक्वेंस में होता है जो जल उपस्थित होता है। यहाँ पर अनावश्यक या स्वतंत्र पानी, यहाँ पर जो पानी है वो स्वतंत्र है। उपलब्ध पानी, यहाँ पर जो है पानी उपलब्ध है। अनुपलब्ध पानी, यहाँ का जो पानी है वो अनुपलब्ध है। मृदा में उपस्थित जल, ये सब बताया गया है। गुरुत्व जल, यह पानी मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह सकता है, स्वतंत्र यह गुरुत्व जल कहलाता है। अब इसको स्वतंत्र जल क्यों कहा गया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसको स्वतंत्र जल क्यों कहा गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरुत्व जल, यह पानी मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह सकता है। जो जल है वो मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण बह सकता है, तो इसीलिए इसको स्वतंत्र या गुरुत्व जल कहा जाता है। उचित निकास व्यवस्था होने पर यह जल शीघ्र ही मृदा कणों से निकल जाता है। अगर उचित निकास व्यवस्था है, अगर उसको कहीं चारों तरफ से बाउंड नहीं किया, बांधा नहीं गया है, तो वो निकल जाता है। सिंचाई की दृष्टि से ये पानी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर। यह पानी आणविक आकर्षण, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण रंध्रों, पोर्स में विद्यमान होता है। ये जो केशिकीय जल है, ये जो पानी है आणविक आकर्षण, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण रंध्रों में विद्यमान रहता है। जो इसके रंध्र होते हैं, रंध्र वो होते हैं जो मिट्टी के सॉइल के अंदर जो होते हैं, छेद जिसको बोलते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। तो उनके अंदर ये जो है वाटर विद्यमान रहता है। और पौधों की बढ़ोतरी के लिए इसकी जड़ों में उपलब्ध रहता है, जहाँ से यह केशिकीय क्रिया द्वारा पौधे की शाखाओं और पत्तियों तक पहुँचता रहता है। ये जो जल है वो पौधे की जड़ों में उपलब्ध रहता है, और केशिकीय क्रिया द्वारा ये पौधे की जड़ा हो गई, तना हो गया, पत्ती हो गई, उन तक जल पहुंचाता रहता है केशिकीय क्रिया द्वारा। आर्द्रता ग्राही जल, यह पानी विद्युत चार्ज के कारण मृदा के कणों से संयुक्त रहता है तथा केशिकीय बलों के कारण भी यह मृदा के कणों से अलग नहीं होता है। मृदा को 105 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक गर्म करने पर ही यह पानी इससे अलग किया जा सकता है। यह जल मृदा का जलांश वाटर कंटेंट के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो जल है वो मृदा में चार्ज के कारण उपलब्ध रहता है, और जो इसको अगर 105 से 110 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह पानी इससे अलग किया जा सकता है। अगर उस सॉइल को 105 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा तभी उस पानी को उससे अलग किया जा सकता है, अन्यथा उस जो ये आर्द्रता ग्राहित जल है उसमें वो जो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली देखेंगे, इम्पॉर्टेंट इरिगेशन टर्म्स। गलनांक, जब पौधे को केशिकीय क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती तब वाष्प उत्सर्जन की दर केशिकीय क्रिया से उपलब्ध नमी से अधिक होता है तो पौधे मुरझाने लगता है। इसे गलनांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पौधे को केशिकीय क्रिया द्वारा पानी उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उसके अंदर पानी की कमी होने लगती है, इसलिए पौधा मुरझाने लगता है, तो वो गलनांक की वजह से होता है। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो पौधे स्थायी रूप से सूख जाता है। अगर ज़्यादा दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी
तो वो पौधा सूख जाएगा, जिससे स्थायी गलनांक कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दोपहर को गर्म हवा चलने पर पौधा मुरझा जाता है, परंतु सायंकाल आने पर जल, धूप व गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है तो पौधा पुनः लहलहाने लगता है। इस प्रकार के पौधे को मुरझाना अस्थायी गलनांक, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि दोपहर के समय पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं या पौधा भी थोड़ा मुरझा जाता है, और जब सुबह या सायंकाल, शाम के टाइम वही पौधा लहलहाने लगता है, तो उससे ये मतलब वो स्थायी गलनांक नहीं है उसका, ये उसका अस्थायी गलनांक है, टेम्पररी है। क्योंकि दोपहर के समय जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब वो मुरझा जाता है, फिर जब उसको नॉर्मल मिलने लगता है तो वो लहलहाने लगता है, तो इसको अस्थायी गलनांक कहेंगे। और जो वो है जो केशकत्व क्रिया द्वारा उसको जल नहीं मिल पाता है तो उसको स्थायी गलनांक कहेंगे। नहरी या आबी फसलें, वेट क्रॉप्स, जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों जैसे नहरें, नलकूप आदि पर निर्भर करती हैं उसे नहरी या आबी फसलें कहते हैं। जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों जैसे नहरें, नलकूप आदि पर निर्भर करती हैं उन्हें नहरी या आबी फसलें कहते हैं। नगदी फसलें, कैश क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो किसान के निजी उपयोग में कम आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर विक्रय करनी पड़ती हैं, उन्हें नगदी फसलें कहते हैं। मतलब कि ऐसी फसलें जो किसान के उपयोग में कम आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर वो विक्रय कर देता है, उनको बेच देता है, उनको नगदी फसलें कहते हैं। सभी अखाद्य फसलें नगदी फसलें की श्रेणी में ली जाती हैं, जैसे जूट, चाय, कपास, गन्ना, कपास, तंबाकू इत्यादि। जैसे जो ये चीज़ें हैं तो ये तो किसान ज़्यादा रखता नहीं है, इसको मंडी में बेच देता है। चाय बहुत ढेर सारी थोड़ी ना वो रखेगा, गन्ना भी, तंबाकू भी, तो ये सब नगदी फसलें होती हैं, इनको ले जाकर मंडी में बेच देता है। बिरानी फसलें, ड्राई क्रॉप्स, जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर है उन्हें बिरानी फसलें कहते हैं, जैसे बाजरा, अरहर। ये कह रहा है जो फसलें हैं, जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर रहती है तो उन फसलों को बिरानी फसलें कहते हैं। जैसे बाजरा हो गया, अरहर हो गया। आपने बाजरा तो नहीं, अधिकतर अरहर को भी देखा होगा कि अरहर पर ज़्यादातर पानी नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ बरसात के पानी पर ही निर्भर रहती है। फसल काल, क्रॉप पीरियड्स, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि को फसल काल कहते हैं। यह दिन में आंकी जाती है, मतलब कि जब बीज उसमें बो दिया जाएगा और जब फसल को काटा जाएगा तो उसके अंतराल जो टाइम पीरियड लगता है तो उसको क्रॉप पीरियड कहते हैं। आधार काल, बेस पीरियड, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल कहलाती है। यह भी दिन में आंकी जाती है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है जब बीज बो दिया जाता है उसके बाद जब प्रथम पानी दिया जाता है उसको उधर से लेकर, और जब फसल को काटा जाता है उसके पहले जो पानी दिया गया हो उस समय को बेस पीरियड बोलते हैं। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी दिन से ही, मतलब इसकी जो पीरियड है इसको भी दिन में ही गिना जाता है। फसल अनुपात, क्रॉप रेशियो अगर निकालना है तो क्रॉप रेशियो बराबर फार्मूला होता है रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपॉन खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल, तो इसका क्रॉप रेशियो निकल आएगा। इसके बाद आ जाता है पलेवा सिंचाई। बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसे पलेवा सिंचाई कहते हैं। खेत को दिया जाने वाला यह प्रथम पानी होता है। जब बीज बोने से पहले खेत में बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी ही रहती है तो उसको नम करने के लिए
उसमें पानी दिया जाता है, उसे पलेवा सिंचाई कहते हैं। और जो ये खेत को दिया जाने वाला पानी होता है वो प्रथम पानी होता है, मतलब फर्स्ट टाइम यही पलेवा सिंचाई के रूप में ही उसको वाटर दिया जाता है मृदा को, सॉइल को। कोर काल, कोर पीरियड, बीज फूटने के बाद जब पौधे कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उससे पानी की आवश्यकता होती है। जब बीज बो दिया जाएगा, पलेवा सिंचाई करने के बाद उसमें कुछ नमी, उसको पानी दे दिया जाता है, इसके बाद बीज अंकुरित हो जाता है। फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को कोर काल कहते हैं। कोर काल में 2 से 4 सप्ताह का होता है। जो कोर काल होता है वो 2 से 4 सप्ताह का होता है। जब कुछ पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है, और उसी जो वो पीरियड होता है उसी को कोर पीरियड कहते हैं। और ये जो इसका टाइम होता है कोर काल का, वो 2 से 4 सप्ताह का ही होता है। इसके बाद आ जाएगा कोर सिंचाई, कोर वाटरिंग। कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। कोर काल में, अब आपने देखा था कोर काल 2 से 4 सप्ताह का होता है। अब जब कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। कोर सिंचाई में पानी की गहराई अन्य समय की सिंचाइयों की तुलना में सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोर काल की सिंचाई होती है वो अन्य सिंचाइयों की अपेक्षा सबसे अधिक गहरी होती है। आगे देखेंगे कोर गहराई। कोर सिंचाई के समय खेतों में पानी की गहराई, कोर गहराई, वही आपको बताया गया है जो कि कोर समय में जो सिंचाई की जाती है वो सब अन्य जो सिंचाई की जाएंगी उनकी अपेक्षा सबसे गहरी सिंचाई होती है। तो कोर सिंचाई के समय खेतों में पानी की गहराई जो होती है उसी को कोर गहराई कहते हैं। समय गुणांक, टाइम फैक्टर, किसी नहर के वास्तव में चलने के दिनों तथा जितने दिन सिंचाई के लिए चलनी चाहिए थी इसके अनुपात को नहर का समय गुणांक कहते हैं। किसी नहर के वास्तव में चलने के दिनों, मतलब वास्तव में उसको कितना चलना चाहिए, तथा जितने दिन सिंचाई के लिए चलनी चाहिए थी इसके अनुपात को नहर का समय गुणांक कहते हैं। माना किसी फसल के लिए 60 दिन नहर चलनी चाहिए थी परंतु कुछ 45 चलकर ही बंद हो गई तो उसका समय गुणांक 45/100 तो बराबर 0.75 आ गए। मतलब कहने का मतलब है कि नहर को तो जो फसल थी उसके लिए चलना चाहिए था 60 दिन, पर वो चली 45 दिन ही। तो जब उसका टाइम फैक्टर निकाला जाएगा, समय गुणांक निकाला जाएगा, तो उस अपान में करके निकाल लिया जाएगा। क्यूमिक दिन, नहर से निकलने वाले पानी को क्यूमिक या घन मीटर में मापा जाता है। एक क्यूमिक एक दिन 24 घंटे में जितना पानी देता है उसे क्यूमिक डे कहते हैं। कह रहा नहर से जो निकलने वाला पानी है उसको क्यूमिक घन मीटर प्रति सेकंड, क्यूमिक में या घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। एक क्यूमिक एक दिन में जितना पानी देता है उसे क्यूमिक डेज कहते हैं। जो पानी है उसको क्यूमिक में मापा जाता है, और एक क्यूमिक एक दिन में जितना पानी देता है उसे क्यूमिक डे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 1 घन मीटर प्रति सेकंड पानी, 1 घन मीटर प्रति सेकंड पानी दिया गया है तो 1/16 × 60 24 ले लिया। इसके बाद फैक्टर ऑफ तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में इसको आगे देखेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं तो आगे की क्लास में देखेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह लगातार प्रयास करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और हमारे क्लास में आपके सिविल 4th सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने लगी हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे पे आपको बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।